Hello students, today we are going to start the revision of this chapter. We have completed the first chapter and today we will do the revision of the whole chapter. Let's start from the chapter at a glance. We started from the meaning of democracy and the definition of democracy and what is democracy. We learned that democracy is a form of government where rulers are elected by the people. In the first video, we learned the definition and we learned the meaning of democracy. That democracy is a form of government where rulers are elected by the people. यानी डेमोक्रेसी एक इस प्रकार की सरकार होती है जहां पर जो शासक होते हैं यानी जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और हमने अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन थी उसको भी हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों का ही शासन होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों में से ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जो शासन को चला रहे होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। और हमने पिछली वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखा। लीडर्स कीप चेंजिंग लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, मीन्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि हमने देखा इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो पहला था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, अगर आपको याद हो तो लीडर्स कीप चेंजिंग एंड इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। Second, it is all about competition and power play, no scope for morality, means those who have power, those who have money and those who can compete, they win the election, and poor people and the weaker sections of the society are not able to win the election. So there is no scope for morality. Third, many people have to be consulted. Delays decision means delays in decision making, क्योंकि बहुत सारे निर्णय जो लिए जाते हैं बहुत सारी चर्चाओं के बाद, कंसल्टेशन के बाद डेमोक्रेसी के अंदर लिए जाते हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन दे कम टू एनी कंक्लूजन, सो इट टेक्स टाइम टू टेक डिसीजन। तो ये भी एक इसकी कमी थी, आर्ग्यूमेंट्स था डेमोक्रेसी के खिलाफ कि इसमें क्या होता है कि डिलेज द डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा देर होती है। फोर्थ जो इसकी आर्ग्यूमेंट था इसके खिलाफ वो था इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीड्स टू बैड डिसीजन, यानी कि बैड डिसीजन था। फोर्थ था कि जो चुने हुए जो नेता होते हैं वो अपने लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते होते। इससे कई बार क्या होता है कि वो उसके खिलाफ लोगों के अगेंस्ट जो डिसीजन ले लेते हैं और कई बार ये रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन भी ले लेते हैं और बैड डिसीजन को ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट होता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल करप्शन। डेमोक्रेसी जो है करप्शन को बढ़ावा देती है क्योंकि ये इलेक्टोरल करप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वही जीतते हैं। और ये क्या करते हैं, जो बड़े नेता लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो फंड देते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं इलेक्शंस पर, चुनाव प्रचार पर, और वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि इट लीड्स टू करप्शन, ये करप्शन को भी बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो चुनाव होते हैं इस तरह से होते हैं, तो ये करप्शन को भी बढ़ावा देता है। तो ये थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नाउ वी रीड द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फेवर में क्या बातें की थी हमने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल एंड बेटर। हमने माना कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो मोर अकाउंटेबल है, यानी कि लोगों के प्रति जवाबदेह है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों के लिए सरकार होती है। सो दिस गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को कैसे ये इम्प्रूव करती है मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि ऑल द डिसीजन आर टेकन आफ्टर कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। सो वी नो दैट इट टेक्स टाइम, बट जो टाइम इसमें लगता है इससे क्योंकि बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। सो दे टेक लॉट ऑफ टाइम, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तो इसके बाद जो है कि बहुत सारे जो लोग हैं, many number of people put their heads together and they are able to point out possible mistakes in any decision। किसी भी डिसीजन में कोई भी गलतियां होने के जो चांसेस होती हैं वो उन गलतियों को बाहर निकालते हैं, यानी कि क्या कमियां हो सकती हैं उन कमियों को पहले से ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर गलत डिसीजन नहीं होते, तो देयर आर रेयर चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। दिस प्रोसीजर टेक्स टाइम बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि
इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में अगर हमारा टाइम भी लग जाता है तो एक बहुत बड़ा फायदा है इसका. सो इट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम टेकिंग रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. तो थर्ड है हमारा, इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. ये हमारे को मेथड देता है कि किस तरह से हम डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट से निपट पाएं. वो डिफरेंसेस क्या है कि हमारी देश जो है बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे हैव डिफरेंट रीजन्स, दे आर लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स एंड दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो क्या होता है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होना स्वाभाविक सी बात होती है क्योंकि उनकी डिमांड्स अलग अलग होंगी, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं. तो बट इन ए डेमोक्रेसी वन कैन फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस. हियर नो वन इज परमानेंट विनर, no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. मतलब अगर हम एग्जांपल लें इंडिया का, तो इंडियन में डिफरेंट पीपल लिव टुगेदर एंड दे आर लिविंग पीसफुली, क्योंकि यहाँ पर कोई परमानेंट विनर नहीं होता, कोई परमानेंट लूजर भी नहीं होता. सो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या किया जाते हैं, ऐसे सोच कर लिए जाते हैं कि ये मेथड देता है कि टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हों, जो डिफरेंसेस हैं सभी लोगों को मद्देनजर रखकर ही डिसीजन लिए जाते हैं, सब लोगों के लिए कि फेवरेबल डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि सबके रिप्रेजेंटेटिव्स, लगभग सबके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, लेजिस्लेचर के बैठकर डिसीजन लेते हैं. दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो उसके बाद आता है आपका इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी कि ये नागरिकों के डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो राजनीतिक समानता पर आधारित है. मीन्स द पुरेस्ट एंड द लिस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड, कि जो कम पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे लोग हैं दोनों का सेम स्टेटस होता है, और चाहे वो रिच हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ है, सब लोगों को एक समान दर्जा दिया जाता है, सभी को समान तौर पर राजनीतिक समानता दी जाती है. पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, की लोग जो है गुलाम नहीं है अपने शासक के, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, क्योंकि वो खुद ही शासन चला रहे होते हैं. तो दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपने द्वारा चुने हुए एमपी एमएलए को पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अंदर भेजते हैं. दे रूल ओवर द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, वो देश पर शासन करते हैं, लोगों के की तरफ से शासन कर रहे होते हैं. तो इससे भी क्या होता है कि क्या करता है ये, even when they make mistakes they are responsible for their own mistakes. Thus democracy enhances the dignity of the citizen. इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, उसको बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी अपने वोट का महत्व समझता है और वो फील करता है कि यस आई हैव ऑल्सो इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, कि मेरा भी समाज में कुछ ना कुछ योगदान है अपने नेताओं को चुनने में, तो वो उन्हें प्राउड फील होता है. डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें आर्ग्यूमेंट्स जो कि फेवर में जाता है, यानी कि इसका एडवांटेज है डेमोक्रेसी का, कि इसमें डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारे को अपनी गलतियों में सुधार करने का मौका देती है. मैंने अभी बताया कि इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन इज परमानेंट लूजर. तो अगर हमारे से गलत कैंडिडेट चुन भी लिया है हमने, इफ वी हैव मेड मिस्टेक इन चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, इन द नेक्स्ट इलेक्शन वी कैन चेंज देम. अगले इलेक्शन में हमने चेंज कर सकते हैं. अगर हमारे से कोई गलतियां हुई हैं, वी कैन मेक करेक्शन इन द डिसीजन, और वी कैन मेक करेक्शन इन द टेकिंग डिसीजन. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. आगे बढ़ते हैं हम. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम बात करें, लास्ट वीडियो में हमने ब्रॉडर मीनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा था. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज मॉडर्न टाइम इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. कल हमने बात की थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया कि जो नेता लोग हैं, जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और हमारी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट क्या होता है कि यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप की ही गवर्नमेंट है. और दूसरा इसका जो है, लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजन्स. लीडर्स को कौन चुनते हैं, जो अडल्ट सिटीजन्स होते हैं. और तीसरा जो है इसमें मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी जो मेजोरिटी होती है वो लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेने की उनको आज्ञा होती है. दे आर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी. क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे को क्या देती है,
Modern democracies have such large number of citizens that it is not possible for all the people to sit together and take collective decision. यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग, इतने सारे नागरिक हैं कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे इकट्ठे बैठे हैं और कलेक्टिव डिसीजन ले, इसलिए हमारे को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा इसका बड़ा कारण क्या है कि इवन इफ पॉसिबल, अगर हम मान लें कि ऐसा पॉसिबल भी है, द सिटीजन्स डू नॉट हैव द टाइम एंड द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, कि नागरिकों के पास ना तो इतना समय है, ना ही इतनी स्किल्स हैं, ना ही इतना समय है, ना ही उनकी इच्छा कि वो इन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले। तो इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज और नॉन डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजन्स। इसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है अडल्ट सिटीजन्स के द्वारा चुनी जाती है। और इधर से हम नॉन डेमोक्रेसी का अगर पॉइंट पढ़ें, गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड, यहाँ पर गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता। इट इज़ ईदर अ डिक्टेटरशिप और मोनार्की, यानी कि यहाँ या तो एक तानाशाह का शासन होता है या फिर मोनार्की यानी किंगडम का शासन होता है। दूसरा जो है सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स, मीन्स इन डेमोक्रेसी पीपल एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी में लोग जो हैं फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय करते हैं। और इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नो राइट्स टू द सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिए गए होते। थर्ड जो है डेमोक्रेसी की फीचर क्या है कि लीडर्स रूल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। जो लीडर्स हैं वो संवैधानिक कानूनों और जो नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसके दायरे में रहकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है? लीडर्स रूल एज दे फील लाइक, मतलब जैसा चाहें नेता अपने हिसाब से शासन करते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होती, उनकी पावर्स कोई लिमिटेड नहीं होती, उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को नहीं फॉलो करना होता या किसी नागरिकों के राइट्स को ध्यान में नहीं रखना होता। डेमोक्रेसी की जो फोर्थ फीचर थी, अकाउंटेबिलिटी इज प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और वो रिस्पॉन्सिव होती है। इसलिए हम इसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इनको जवाब देना होता है, जनता को जवाब देना होता है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उनके प्रति ये जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और इधर क्या होता है कि नो अकाउंटेबिलिटी, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जैसे आप सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल ले सकते हो, इधर इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन सऊदी अरेबिया में दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। यानी सऊदी अरेबिया के अंदर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। उसके बाद आता है कि हम डेमोक्रेसी, व्हेन डेमोक्रेसी यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की अपेक्षा हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेमोक्रेसी को कैसे यूज़ करते हैं। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल में आपको बताया था, एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक फैमिली, एवरीवन्स ओपिनियन मैटर्स। कल मैंने बताया था कि एक अगर लोकतांत्रिक परिवार है तो उसमें हर एक व्यक्ति के विचारों को महत्व दिया जाता है, हर एक व्यक्ति की ओपिनियन मैटर करती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सिट टुगेदर टू अराइव एट ए कंसेंसस, मीन्स किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने में सभी मेंबर्स की राय महत्वपूर्ण स्थान रखती है और सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। और अगर हम क्लासरूम की बात करें, एग्जांपल जो है डेमोक्रेटिक क्लासरूम का, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू पुट क्वेश्चंस टू द टीचर्स एंड दे हैव ए डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो अगर डेमोक्रेटिक क्लास के अंदर सब विद्यार्थियों को अपने टीचर से प्रश्न पूछने की का मौका मिलता है तो इसे हम कहते हैं कि दे हैव ए डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। इन दिस वे वी completed the chapter and now we completed the revision of this chapter also. If again you have any doubts or if you have any queries, you can directly call me or ask me on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day. Today I'll give you some question answers to do. You will do the question answers on Fair notebook. You have to write these questions on your Fair notebook and learn the same work. Thank you and have a nice day.